तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था वो आप पे देखिए, बिगिनर बॉक्स 2 तक हमने कंप्लीट किया था, राउल्ट्स लॉ वगैरह डिटेल में देखा था हमने, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमने देखे थे। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ आप में से किसी का ऑडियो ऑन है तो आप ऑडियो ऑफ कीजिए, जिनके भी ऑडियो ऑन है प्लीज़ ऑडियो ऑफ कीजिए। सिद्धार्थ जादव, ठीक है। चलिए देखिए अभी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब क्या कि देखिए ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, बट नेचर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करते। उनको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मतलब कौन से प्रॉपर्टीज जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर, बट नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे बोलेंगे हम लोग। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज ही है, ठीक है, बट जो सिर्फ क्या होते हैं नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड नहीं करते सॉलिड पार्टिकल के, उनको हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सॉल्यूशन में कितने हैं इसके, नंबर ऑफ आयन, सॉल्यूशन में कितने, किसका ऑडियो ऑन है, वंश शाह, प्लीज म्यूट यूर सेल्फ, नहीं तो मुझे फोर्सफुली सबको म्यूट रखना पड़ेगा। प्लीज आप मेक श्योर दैट योर ऑडियोज आर ऑफ, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज आल्सो डायरेक्टली proportional to number of molecules in the solution of non-electrolyte, again directly proportional to the number of ions in the solution of electrolyte, number of moles of solute, mole fraction of solute and so on, ठीक है। तो ये सारा हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे डिपेंड है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरल 4 है जो हमको स्टडी करनी है, वो कौन सी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके हिसाब से तभी कुछ बुक में दिया है लोअरिंग इज ऑल्सो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑल्सो कॉलिगेटिव, बट मैंने जितने भी रेफरेंस देखे वगैरह तो उसके हिसाब से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, व्हाइल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे हम लोग, तो वो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई और पी ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब डिजॉल्व होता है प्योर सॉल्वेंट में, तो उसमें हमने कल देखा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिजॉल्व होगा तो सरफेस में क्या करेगा, वो कुछ पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, तो ना खुद ऑपरेट होगा ना जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनको होने देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज होगा, उसी को क्या बोला था हमने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। दिस पी नॉट माइनस पी एस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी ए नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट, पी एस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पी ए नॉट माइनस पी एस जो है आपका, वो क्या हो गया आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से आपका जो वेपर प्रेशर कम हुआ है उसका अमाउंट कितना है, पी ए नॉट माइनस पी एस। और उसी को अगर वो कितने, उसको अगर हमने रिलेट कर लिया ओरिजिनल जो वेपर प्रेशर था सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में उसके साथ में, तो उसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऐसे बोलते हैं, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। तो इसका हमने वैल्यू देखा था, किसके बराबर आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स का बी के बराबर आया था, ठीक है। तो जो कितना है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखा था। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तो सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, सॉल्वेंट के मोल के कंपैरिजन में बहुत ही कम होंगे। तो इसलिए नीचे जो सॉल्यूट के मोल्स है उसको क्या करेंगे, हम निग्लेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, हमने देखा एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए, ठीक है।
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इससे हमें क्या मिला, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाला पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ये फॉर डायल्यूट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या मिला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एन बी बाई एन ए। तो डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई एन ए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें दिख रहा है। तो रिलेटिव लोअरिंग डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इसलिए क्या है, हम देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के रिलेशन में कितने हैं उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हमने क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला है। समझ में आ रहा है सबको इतना? यस सर। ओके, अब तक किसी को कुछ डाउट है कल का जो पढ़ा है उसमें? अभी जो है हम देखते, डाउट है किसी को? वैसे एंड में भी टाइम बचेगा शायद अपना आज, तो उसमें भी देख सकते हैं हम लोग डाउट्स। ओके, एंड में ही देखेंगे, लेट मी फिनिश द चैप्टर। बट अभी जो पढ़ा रहा हूँ उसमें डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं तुरंत, जो आज पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसमें अगर नहीं समझ रहा है कुछ तो यू कैन आस्क इमीडिएटली। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने बताया वेपर प्रेशर कम हो रहा है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो फिर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशनशिप क्या है, हमने कल ही देखा था। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर? बोलिए क्या है दोनों का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर क्या हो रहा है आपका, लोअरिंग, मतलब वेपर प्रेशर यस क्या हो रहा है, रिड्यूस, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही है उसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या रिलेशन रहेगा, बोलो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या रिलेशन रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो याद रखिए, भले ही वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी lowering of vapor pressure is directly proportional to elevation in boiling point. So what do you mean by boiling point? Can someone define boiling point? It is temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा है, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का, तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट सॉरी कम है। ठीक है, क्योंकि देखिए उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो उसको 1 atm को जाने को क्या होगा, कम टेम्परेचर लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। किसका, सॉल्वेंट का। उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम, क्योंकि वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में कम है। क्यों? क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो उसने कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली सरफेस के ऊपर की। तो इसके वजह से क्या हो गया कि वो खुद भी ऑपरेट नहीं हो रहा है, ना ही सॉल्वेंट को होने दे रहा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर घट गया, लोअरिंग का वेपर प्रेशर हो गया। तो वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। देखो इसको यहाँ से सॉल्व इधर तक 1 atm इसका वेपर प्रेशर होने तक इतना ही समय लगा है, इतना ही टेम्परेचर लगा है, तो ये टीबी नॉट, ये क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बट सॉल्यूशन को और ज्यादा हीट करना पड़ा तब जाके उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, तो वो क्या हो गया, टीबीएस, या सिंपल टीबी बोलेंगे। ठीक है, टीबीएस जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी क्या आएगा आपका, टीबीएस माइनस टीबी नॉट। ठीक है, टीबीएस माइनस टीबी नॉट, या टीबी मतलब सिर्फ टीबी भी लिखते हैं सॉल्यूशन का, या टीबीएस भी लिखते हैं। ठीक है, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये हो गया आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? इतना समझ में आया सबको? यस सर। या, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर अभी देखिए, हाँ, ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मैं पर्पज बताता आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने भी है उनका पर्पज है टू कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है बताइए, किसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके?
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसका, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो पहले फिर हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला एक तो मिल गया हमें, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो वो एक फॉर्मूला हो गया। और क्या फॉर्मूला आएगा देखिए, तो डेल्टा, अभी थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होता है, डेल्टा टीबी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देंगे तो क्या आएगा, टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। एंड हमें पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स कैसे आएंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या आ गया आपका डेल्टा टीबी, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, यस यस, Yes, sir. Yes, sir. हाँ। यस सर। और अगर मैंने बोला कि मोलैलिटी 1 है तो फिर क्या हो जाएगा, मोलैलिटी 1 अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू के केबी। या के बी के बराबर। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या सिंपली एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक क्यों बोलते हैं इसको, कौन बताएगा, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि ये देखिए हम देखेंगे कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, इससे जो इससे अगर हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, या हम भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस मेथड को इबिलियोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इबिलियोस्कोपी। इसलिए वो केबी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। देखो इधर दिया है इबिलियोस्कोपिक, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, दिस kb is also known as इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या सिर्फ एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऐसे उसको बोलते हैं इस kb को, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू केबी। एंड ये तो हमें पता चल गया, तो इससे मॉलिक्यूलर वेट कैसे आएगा, देखो एम बी को उधर लेके आएंगे तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू क्या होगा आपका 1000 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी, के बी अपॉन डेल्टा टी बी। तो इससे आपका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो ये जो मेथड है इसको इबिलियोस्कोपी बोलते हैं, इसलिए इस कांस्टेंट को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसे बोला जाता है। तो इसके तीन नाम, सिर्फ एलिवेशन कांस्टेंट इन बॉइलिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलेंगे, या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे अलग अलग उसके नाम हैं जो कि आपने ऑलरेडी सुने होंगे पहली बार जब पढ़ाया तो, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा टीबी, वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो केबी देखिए, केबी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए थर्मोडायनेमिक रिलेशन से उसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, तो आपको के बी निकालने के लिए कभी कभी बोला जाता है, तो ये फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आर टी बी नॉट स्क्वायर 1000 एल वी, व्हाट इज एल वी, latent heat of vaporization, then is equal to mw rtb naught square 1000 delta h vaporization, enthalpy of vaporization। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो क्या होगा आपको पूछा जाएगा, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके। के बी दिया नहीं है, ठीक है, के बी का वैल्यू नहीं दिया है आपको, मोलैलिटी दिया है, के बी निकालने के लिए नेसेसरी कंडीशन दी जाती है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है, या मोलैलिटी भी देते हैं, डेल्टा टीबी भी देते हैं, और के बी निकालना होता है, और आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी पूछा जा सकता है। यू शुड नो दैट टीबी नॉट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि नहीं दिया जाएगा वाटर के लिए, आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 373 लेना है आपको, ठीक है, वो नहीं दिया जाएगा। आर आपको पता है वो भी देने की जरूरत नहीं है, बस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया जाएगा।
आपको पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया जाएगा, बट पर मोल के लिए अगेन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटू 18 करना पड़ेगा, बराबर। 1 ग्राम के लिए उतना है, तो 18 ग्राम के लिए कितना, तो इंटू 18 करना, नहीं सॉरी, आपको पर मोल में दिया रहेगा, आपको पर ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो उसको 18 से डिवाइड करो। जो लेटेंट हीट पर मोल दिया रहेगा ना आपको, उसको पर ग्राम में, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको पर ग्राम चाहिए, तो उसको पर मोल को पर ग्राम में करना भूलना मत, उसको 18 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। ये गलती इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कर लेते हैं। और अगर वो नहीं दिया है तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको पता है मोलर मास सॉल्वेंट का, आर तो आपको पता है, टीबी नॉट भी आपको दिया रहेगा, नहीं तो पता है, वाटर है तो पता रहेगा, नहीं तो दिया रहेगा, ठीक है। और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। तो इन दिस मैनर वी कैन कैलकुलेट के बी, ठीक है। समझ में आया सबको गाइज? Yes, sir. यस, या तो ये हो गया। Yes, sir. ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, के बी कैलकुलेट करके। बाकी देखिए कुछ के बी की वैल्यू दी है अलग अलग सॉल्वेंट के लिए। तो बॉइलिंग पॉइंट जब 100 डिग्री सेल्सियस है, 56 बॉइलिंग पॉइंट, एंड दोनों के बी का वैल्यू दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आई थिंक सो इट इज क्लियर। इज इट क्लियर गाइज एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. या तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे। तो अभी वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट का क्या रिलेशनशिप है, कौन बताएगा? वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Directly proportional. या तो इधर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए अभी इधर फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए फिर आपका? वेपर प्रेशर, हाँ वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको ज्यादा मार्क मिले तो डिप्रेशन में जाते हैं, कि कम मिले तो डिप्रेशन में जाते हैं? कम मिले तो जाते हैं ना, है कि नहीं? कुछ लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे, 2 लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जिनको हमेशा अच्छा आते हैं या जिनको पढ़ाई करके वो डिटैच रहते हैं उनको, या कुछ लोगों को पढ़ाई करते ही नहीं, जो आए भगवान भरोसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? वैसा है, तभी पता नहीं। तो डिप्रेशन, वो लोग कभी डिप्रेशन में नहीं आ जाते, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, है ना? पढ़ाई ना करने के लिए नहीं मिला इंस्पिरेशन, बट मेंटली स्टेबल रहने के लिए ले सकते। तो देखिए, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर, उसका लोअरिंग और वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अभी देखिए इसमें हमने देखा कि इसका मतलब क्या है कि प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा, किससे? सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से। इज इट क्लियर? यस, यस गाइस, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. एंड लोअरिंग ऑफ प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या रिलेशनशिप रहेगी, बोलो? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, Directly proportional. पक्का? वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा आपका, उतना ज्यादा कम होगा, इसलिए वो भी क्या होगा, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बराबर है? समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ बोलिए। सर डेल्टा पी डेल्टा टी एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। हाँ यस करेक्ट। फ्रीजिंग पॉइंट तो बढ़ता है ना, तो फिर इसके इन्वर्सली होना चाहिए था। नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट किधर बढ़ता है? फ्रीजिंग पॉइंट तो कम ही हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट सर, बॉइलिंग पॉइंट पिछले में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ तो उसमें देखो वेपर प्रेशर जो अगर हम देखेंगे, वेपर प्रेशर उसमें कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था उसमें, बढ़ रहा था। बढ़ेगा। तो वही ना, पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है तो उसमें क्या होगा, एलिवेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा ना, वो बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, इसलिए डायरेक्टली ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा था, इसलिए ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। इसलिए इनका ये भी कम ये भी कम, इसलिए डायरेक्टली आ गए। और इसमें क्या है, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली है, तो इधर ये भी तो इनवर्सली है, ये कम लोअरिंग है और ये एलिवेशन है, तो फिर तो उस एंगल से वो भी डायरेक्टली है, ये भी डायरेक्टली है। समझ में आ रहा है सबको? ये होना चाहिए ना बॉइलिंग में।
इनवर्सली ठीक है, दूसरा बढ़ रहा है। तुम बताओ इनवर्सली क्यों होना चाहिए? मुझे बताओ, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, बराबर है। वेपर प्रेशर जितना कम होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ, तो वही तो बता रहा मैं। डेल्टा पी फिर क्या होगा? वेपर प्रेशर जितना कम हो रहा है इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? डेल्टा पी क्या ज्यादा होगा? होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। और जितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा उतना डेल्टा टी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या आना चाहिए दोनों में रिलेशन? हाँ सर, डायरेक्टली आंसर। हाँ, डायरेक्टली। समझ में आया अभी? यस सर। यस, क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ध्यान रखिए, लिख के रखिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो लिख के रखिए, सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर हम लोग। तो देखिए, अभी लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। तो अभी लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको हम देख रहे हैं कि उसको यहाँ पे जो पॉइंट, यस ठीक है, देखिए लिक्विड सॉल्वेंट है ये वाला। इस पॉइंट पे आके हम देख रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, वो फ्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। बट सॉल्यूशन को फ्रीज होने को बहुत टाइम। और इसका सिंपल कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है, आपने पानी जो वाटर रखा फ्रिज में उसका आइस बनाने के लिए, और वाटर में शुगर वगैरह डाल के क्या किया आपने? आइसक्रीम बना रहे हैं, ठीक है, या जो भी है, शुगर मिल्क जो भी डालते हैं आप इंग्रेडिएंट। तो मुझे बताइए, आइस जल्दी बनेगा कि आइसक्रीम जल्दी बनेगा? कितने टेम्परेचर पे आइस बनेगा? आइस जल्दी बनेगा कि आइसक्रीम? कौन सा? हम्म आइस जल्दी बनी। हाँ, आइस जल्दी बनेगा और आइसक्रीम बाद में। इसलिए रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर -4 होता है, ठीक है। नहीं तो उधर 0 ही होना चाहिए था ना, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो फ्रीज हो जाता था सब, क्योंकि उसका तो मेल्टिंग पॉइंट तो 0 है। बट ये -4 डिग्री सेल्सियस होता है ऐसा डीप फ्रीजर का टेम्परेचर। अगर आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो उसमें -4 डिग्री सेल्सियस होता है जनरली, ठीक है। तो ये वाटर प्लस शुगर, तो इससे हमें समझ में आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये ग्राफ आपको इधर समझ में आ रहा है? तो ये सॉल्वेंट का यहाँ पे दिख रहा है, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है किससे? सॉल्यूशन से। तो इसलिए प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, TF0 - TF। तो ये हो गया उसके बारे में। अभी देखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेंगे हम लोग, तो क्या आएगा वो? KF इंटू एम। KF, तो ये KF जो है, अभी मोलैलिटी 1 होगी तो बताओ डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होगा आपका? मोलैलिटी, हाँ, KF होगा। इसका मतलब क्या है? KF क्या है आपका? मोलल, है ना? मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। KF इज व्हाट? मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। मोलल मतलब 1, मोलैलिटी इज 1, ठीक है। तो मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, क्योंकि वो एक मोल के लिए कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, क्योंकि KF की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इज KF, या सिंपली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या उसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है ना, डिप्रेशन में जा रहा है बेचारा, इसलिए रो रहा है ना। दैट्स व्हाई क्रायोस्कोपिक, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आई वाज जोकिंग। बिकॉज देखिए, इस मेथड से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करते हैं तो उस मेथड को क्रायोस्कोपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? क्रायोस्कोपी, ठीक है। तो क्रायोस्कोपी है, इसलिए फिर उसका जो कांस्टेंट है उसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसे बोलते हैं। समझ में आया सबको? KF इज व्हाट इज KF? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और उसके और क्या क्या नाम है उसके KF के? बोलिए, KF के और क्या क्या नाम है? मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। हाँ, मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, या सिर्फ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऐसे अलग अलग नाम है। तो देखिए, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। दिख रहा है इधर जो मैंने बताया वो इधर लिखा हुआ है, देखो।
और इट इज डेल्टा पी तो हमें पता है, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड NB बाय Na, सो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NB बाय Na, इसलिए ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये देखिए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का तो फॉर्मूला आगे ना हमें पता है, WB अपॉन MB है ना, इंटू WA इंटू 1000 अगर करेंगे हम लोग ग्राम में है तो फिर ये KF। तो मुझे अगर MB चाहिए तो क्या होगा, MB उधर चला जाएगा और MB की जगह बस क्या आएगा, डेल्टा TF आएगा। तो इससे मुझे MB मिल जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जिसके लिए जनरली ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज की जाती है। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है इतना, समझा सबको इतना? यस या यस फिर बोलिए, देखिए आप थोड़े एक्टिव रहेंगे तो कुछ समझेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा। लेक्चर अटेंड करके आप सिर्फ बैठे हैं तो कुछ होगा नहीं। बी एक्टिव, समझा तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं भी बोलो, कुछ तो बोलो, बट ऐसे बैठो मत, ठीक है, डोंट बी इनर्ट। I know that you are very noble people, but still you should not act as noble gas, ठीक है, you should be active। देखिए KF इज इक्वल टू RTF नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF। तो KF का वैल्यू याद रखिए। तो LF क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो उसको भी अगर पर मोल में दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करना मत भूलना। फिर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा HF, और ये मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो जो मैंने किया ना, इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ही कन्वर्ट करने के लिए वो इधर दिया है आपका सम, इस तरीके से, ये वही फॉर्मूला हमने चेंज किया है उसको। तो अभी देखिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट, वो वैल्यूज आप लर्न कर लेना, जनरल देते हैं बट फिर भी आपको पता है तो अच्छा है। वाटर का तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, वाटर का 1.86 होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द बायोलॉजी टॉपिक, मतलब बायोलॉजी में नहीं जा रहे बट केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, बट बायो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ऑस्मोसिस? यस गाइस, ऑस्मोसिस क्या होता है? Movement of water from higher to lower concentration. पक्का, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, Water की movement, थ्रू अ मेम्ब्रेन। ओके, solute की movement from lower to higher concentration. ओके, सॉल्वेंट की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम कहाँ से, लोअर टू हायर की हायर टू लोअर, High to low. हायर कंसंट्रेशन, ओके, हायर कंसंट्रेशन, हाँ, हाई टू लो की लो टू हाई, बोलिए फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए आप, बताइए, हाई टू लो की लो टू हाई। Higher Solvent concentration high of to low. solvent to lower concentration of solvent or lower concentration of solute to higher concentration of solute. वेरी गुड वेरी गुड, किसने बताया, किसने बताया? Ayush. यस वेरी गुड आयुष, गुड। देखिए तो आप बायोलॉजी में जब बात करते हैं ना तो आप सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, इसलिए आप हाई टू लो बोलते हैं। बट केमिस्ट्री में जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो हम कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की बात करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जनरली हम सोल्यूट के लिए ही डिफाइन करते हैं, जनरली सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेयरली कभी तो यूज किया जाता है, ठीक है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब हम बोलते हैं लो, तो वी शुड जनरली केमिस्ट्री में हमने क्या बोलना चाहिए, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। लोअर कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होगा इसमें, इसमें सोल्यूट कम है बट सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सोल्यूट का लो है, सॉल्वेंट का हाई है। और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम था, इसलिए इधर सॉल्वेंट जा रहा है। तो इसलिए केमिस्ट्री में हम क्या बोलेंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई, क्या होगा, लो टू हाई, ठीक है। बट याद रखिए केमिस्ट्री में लो टू हाई जो बोल रहे हैं हमें सोल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, जनरली कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का ही बोला जाता है, ठीक है। ये आप बायो में जो बोल रहे हैं तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट ये सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, देन यू आर करेक्ट, और अदरवाइज आप रॉन्ग, गलत हो जाएंगे केमिस्ट्री के हिसाब से, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट कि बायो, इसलिए मैंने बायो नाम ले लिया आपको कि ये कंफ्यूजन आपका सॉल्व करने के लिए मैंने बोला बायो, इसलिए बायो के हिसाब से आपको डेफिनेशन बताने के लिए बोला मैंने, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत रहना, दोनों करेक्ट है, बायो के टीचर ने गलत बताया ऐसा नहीं, ना ही मैंने गलत बताया,
बोथ आर करेक्ट, बट उनका ये सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हो और हम लोग किसका बात करते हैं, सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट के। या ठीक है। तो ये सिंपल, और सिंपल याद रखना है कि जिधर ज्यादा सॉल्वेंट है उधर से कम सॉल्वेंट की तरफ जाने वाला है, दैट्स इट। और किस में से जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसके लिए मैं हमेशा एक जोक बताता हूँ, ठीक है ना, बाकी बहुत हमारे स्टूडेंट्स को याद होगा, है ना, पता है ना वो बच्चे वाला जोक सब लोगों को कि भूल गए, है ना, वो मदर वो बच्चे को अपने हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में लेके जाती है डॉक्टर के पास, फिर उसके माउथ में कुछ तो इन्फेक्शन हुआ रहता है, ठीक आहे. तर वो डॉक्टर बोलताय की बाळा तोंड उघड, पण तो बाळ काही करतच नाहीये. मग आई म्हणते आमच्या बाळाला फक्त इंग्रजी समजते, ठीक आहे. मग डॉक्टर बोलताय ओपन युअर माउथ, तो भी कुछ मुंह खुलता ही नहीं है. फिर उसकी मम्मी बोलते थांब आम्ही सांगते. ती म्हणते डू आ, डू आ, तो तोंड उघडते मुलगा, म्हणते तो आमचा मुलगा सेमी इंग्लिशला शिकतो, है ना. दैट इज योर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसमें कुछ पार्टिकल को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है, ठीक है. उसमें से जैसे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को उसमें से पास होने देगा, बट सॉलिड मॉलिक्यूल को पास नहीं होने देगा उसमें से, तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे, एसपीएम, ठीक है. तो ये हो गया आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ऑस्मोसिस अभी समझ गया सबको, ऑस्मोसिस क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Yes, सॉल्वेंट sir. टू दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. उधर क्या होगा आपका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो फ्लो है उसको हम ऑस्मोसिस ऐसे बोलेंगे, और वो खुद से फ्लो होगा, स्पॉन्टेनियसली जाएगा, उसको कुछ एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमें फोर्सफुली उसको खींचना नहीं पड़ेगा दूसरे साइड पे, या कुछ उधर मोटर नहीं बिठाया हुआ है, ठीक है ना. सो ग्रेजुअली वो खुद से फ्लो होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑस्मोसिस. तो इसमें देखिए अभी ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इधर, तो सेमी इधर सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बोलिए इसमें क्या होगा, कौन, ये सॉल्यूशन अंदर का बाहर आएगा कि सॉल्वेंट बाहर से अंदर चला जाएगा. Solvent and सॉल्वेंट अंदर, Solvent अंदर है. यस सॉल्वेंट अंदर चला जाएगा, बराबर है. तो क्योंकि सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन उधर अंदर बहुत कम है, ठीक है, इसलिए, और बाहर प्योर सॉल्वेंट है, तो बाहर से सॉल्वेंट अंदर चला जाएगा. तो इसमें ये केस में ऑस्मोसिस होगा, ठीक है. तो हम देख रहे हैं इसमें, अभी चलिए आगे चलते हैं हम लोग. ऑस्मोटिक प्रेशर पी और पाई, ठीक है. तो इस केस में देखिए अभी, तो ये जो है हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो अप्लाई किया है वहां पे, तो देखिए सॉल्यूशन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर, अगर ये ऑस्मोसिस को मुझे रोकना है, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का फ्लो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू इस सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होना चाहिए, ये ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसमें अंदर नहीं जाने चाहिए. तो मुझे जितना प्रेशर ऑस्मोसिस को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोले कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर. समझ में आ रहा है, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे बाहर से कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, उसको मैं बोलूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है. तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप इन वर्टिकल कॉलम. हाइड्रोस्टैटिक मतलब ये वाटर की जो क्वांटिटी, इसमें वाटर जो प्रेजेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर, वाटर लेवल की वजह से जो प्रेशर है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है. तो सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट अगर उनको सेम परमिएबल मेम्ब्रेन से हम लोग सेपरेट करते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाएगा, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे. और वो कैसे निकालेंगे, एच डी जी. एच क्या है, इंक्रीज इन द लेवल, ठीक है, इंक्रीज इन लेवल किसके, ट्यूब ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन. तो इसके अंदर ये जो यूनिट क्रॉस सेक्शन का जो ट्यूब है उसके अंदर कितने हाइट से वाटर लेवल इंक्रीज होगा इस ट्यूब के अंदर, ठीक है, ट्यूब के अंदर की बात चल रही है. डेंसिटी डी क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है. समझ में आया सबको, इज इट क्लियर गाइज. Yes, sir. Yes. तो दिस इज वन, अभी हम देखने वाले वन टॉप लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, वन टॉप लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. वन टॉप लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो देखिए क्या है वन टॉप लॉ, बताइए, आपने पढ़ा ना, बोलिए. यस
देखिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो उस प्रेशर को अगर हम लोग क्या करेंगे, उसमें हमें पता है प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। विच कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, दिस सी इज व्हाट? मोलैरिटी ओवर एयर। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? सी, एज वेल एज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर। तुम दोनों को कंबाइन कर लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, तो आपका क्या हो गया? पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी हो गया। ठीक है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। सो आपको बस इतना ही याद रखना है, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, दिस इज द फॉर्मूला। और ये कैसे आया? सी मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो आइडियल गैस इक्वेशन से उसको हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ लोग उसको सी एस टी भी बोलते हैं, पाई इज इक्वल्स टू सी एस टी। तो यस क्या है आपका? सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट। तो यस एंड टी आर की वैल्यू सेम है। आर आपका जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, वही वैल्यू यस की होती है, इसलिए कुछ लोग आर लिखते हैं उधर, कुछ लोग यस भी लिखते हैं। तो इट डजेंट मैटर वेदर यू राइट यस और आर। ठीक है, बस यू याद रखिए, इधर बोलते समय बस आप उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मत बोलिए इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में आप सोल्यूबिलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो उसको। ठीक है, बट वैल्यू दोनों की सेम है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। सोल्यूबिलिटी ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, इधर इन्होंने सॉल्यूशन कांस्टेंट बोला है, या गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू उतना ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। इतना समझ में आया है कि सबको? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? अभी तक हमने जो आज देखा उसमें कुछ डाउट है किसी को इस चैप्टर में? यस एनीवन? नहीं है ना? No, नो sir. सर। ओके, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? इक्वल होगा, उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर्स आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। और देखिए जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक बोलेंगे, जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक बोलेंगे। समझ में आ रहा है? दो को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो आइसोटोनिक, या जिसका ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक, जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक। तो इससे इसके रिलेटेड मैंने आईवीएफ के बारे में कुछ बताया था आपको, या आईवीटी बोल सकते हैं हम लोग। बताइए आईवीटी के बारे में क्या बताया मैंने आपको? किसी को याद है आईवीटी का और इसका क्या संबंध है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का? एंड व्हाट इज आईवीटी? Intravenous therapy. इंट्रावेनस थेरेपी। यस वेरी गुड। किसने बताया? Sakshi. साक्षी। पूरा नाम? Lalvi. ओके हाँ, यस इंट्रावेनस थेरेपी, करेक्ट, गुड। तो इंट्रावेनस थेरेपी, ठीक है। इंट्रावेनस थेरेपी के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या संबंध है इसका आइसोटोनिक का और इंट्रावेनस थेरेपी का? वो कंडीशन है कि it should be isotonic with blood. तो देखिए इंट्रावेनस थेरेपी मतलब बेसिकली अगर किसी को पता नहीं है इंट्रावेनस थेरेपी क्या है, तो इंजेक्शन, ठीक है, जो आप लेते हैं जिसको इंजेक्शन बोलते हैं ना आप, जो वही जो सबने लिया होगा इंजेक्शन कभी ना कभी लाइफ में, तो बचपन से अब तक, ठीक है। तो इंट्रावेनस थेरेपी जो है दैट इज फास्टेस्ट मेथड ऑफ मेडिकेशन, ऐसा बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट वेन्स में उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसको। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो लिक्विड बाहर से इंजेक्ट किया जाता है अपने बॉडी में वो, और अपना ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा वो फंक्शन करेगा। नहीं तो सेल तो एक तो बस्ट हो जाएंगे, नहीं तो श्रिंक हो जाएंगे, और आप भी श्रिंक या बस्ट होके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आइसोटोनिक होने चाहिए दोनों को। इंजेक्शन का जो फ्लूइड है इंजेक्ट कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर वो, और ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे शुड बी इक्वल, ठीक है। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये हमने देखा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। और देखिए अभी आर तो कांस्टेंट है, वो चला गया। अगर टेम्परेचर सेम है तो आर टी कैंसिल, C1 इज इक्वल टू C2, और C1 C2 क्या है, N1 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन V2। तो दीज आर दी कंडीशंस यू कैन रिमेंबर। चलिए आगे चलते हैं अभी हम लोग। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है
कि अभी मैंने बताया हमने इतना प्रेशर, हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, आपका ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर बोला, ठीक है। बट अगर अभी 3 कंडीशन देखते हैं, अगर मेरा प्रेशर सपोज ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अप्लाई किया वो पहला कंडीशन, सेकंड कंडीशन एक्सटर्नल प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है, थर्ड कंडीशन मैंने जो प्रेशर अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है। तो बताइए तीनों कंडीशन में क्या क्या होगा, बोलो। पहले कंडीशन में क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस के ऊपर क्या असर होगा उसका, बोलिए। नहीं होगा उसमें। नो ऑस्मोसिस है ना, नो ऑस्मोसिस इन दिस कंडीशन, नो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होगा नहीं, ठीक है। सेकंड कंडीशन का क्या असर होगा, लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, reduce होगा। क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में पक्का, ये वाला सॉरी सेकंड, इधर मैंने नंबरिंग उल्टा दिया, ये सेकंड मतलब ये पी एक्सटर्नल इज लेस देन पाई, ऐसा ऐसा बोलो। तो उसके लिए क्या होगा कंडीशन, ऑस्मोसिस के ऊपर क्या असर होगा उसका, बोलिए। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ ऑस्मोसिस होगा। यस करेक्ट, बट वो तो जनरली ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया तो भी होगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि फिर एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से रेट कम ऑफ क्वांटिटी में होगा। लो हो जाएगा। रेट जो है ऑस्मोसिस का वो कम हो जाएगा, स्लो, ऑस्मोसिस स्लो हो जाएगा, ठीक है, रेट कम हो जाएगा उसका ऑस्मोसिस का, ठीक है। तो ये इससे रेट ऑफ ऑस्मोसिस विल रिड्यूस, ऑस्मोसिस जैसा होता है वैसा ही होगा, बस ऑस्मोसिस विल रिड्यूस, नाइदर इट विल स्टॉप, ठीक है, नॉर इट विल रिवर्स, बट ये क्या होगा, इट विल स्लो डाउन, स्लो डाउन, उसका रेट कम हो जाएगा। इट सेकंड कंडीशन में। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, बोलिए। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, यस, इसका मतलब क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में जाएगा, बराबर है, समझ में आ रहा है, यस। रिवर्स मतलब हाई टू लो, किसका कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूट का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सोल्यूट का। तो अभी देखिए इसमें फ्रेश वाटर भरा है इस साइड पे, इस इम्परवियर मेम्ब्रेन सॉल्ट वाटर है, तो क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा, इस सॉल्ट वाटर में से वाटर क्या होगा, इधर चला जाएगा, फ्रेश वाटर आपका बढ़ता जाएगा और इधर से हमें प्योर फ्रेश वाटर मिलता जाएगा। ये अरेंजमेंट किधर यूज की जाती है, आपकी आरओ है ना, फिल्टर जो है आपका वाटर फिल्टर, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस होते हैं ना, आरओ फिल्टर होता है ना, यस, यस सर। उसके अंदर ये फिनोमेनन यूज किया गया आपका, जो वाटर फिल्टर है उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस, दिस बीइंग यूज इन आरओ फिल्टर्स, उसमें यूवी वगैरह बाकी भी रहते, बट आरओ इज आल्सो बीइंग यूज्ड। तो ये हमने देखा रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस के बारे एक्सटर्नल प्रेशर का क्या क्या फर्क पड़े, क्या फर्क होगा उसके ऊपर मैंने वो भी बताया। तो these are some numericals that are very simple one। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, ओके, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, सॉल्यूशन का देखिए, सॉल्यूशन 5 ग्राम, सॉल्यूट का अमाउंट दिया है और सॉल्वेंट का भी अमाउंट दिया है, हैज वेपर प्रेशर 990 टॉर, ओके। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया है, एंड हमें क्या किया है, सॉल्यूट का वेट दिया है, सॉल्वेंट का वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो वाला है। फिर इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया है, किसका, दो दो सॉल्यूशन है अलग अलग, उनका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया और दोनों आइसोटोनिक है बोले, तो क्या करो, दोनों के कॉन्सेंट्रेशन इक्वेट कर दो, सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। केन शुगर है तो आपको पता है इसका केन शुगर है, तो फिर देखिए 5% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 5 ग्राम 100 ml में, बराबर है, तो 1000 ml में कितना होगा, यस 50 ग्राम्स, तो 50 अपॉन क्या करेंगे हम लोग, उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो वही मोलैरिटी होगा, 1 लीटर में कितना मोल्स, मतलब वही होगा 50 अपॉन मोल उसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये 0.877% मतलब 0.877, तो 8.77 अपॉन क्या करेंगे उसका मॉलिक्यूलर वेट करेंगे हम लोग, तो हमें वो मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के भी दिया है आपको,
मोलैलिटी इज ऑल्सो आई थिंक सो गिवन, सब वो सब वैल्यू रख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते। क्या क्या दिया है, सॉल्वेंट का वेट, सॉल्यूट का वेट, ठीक है, बॉयल एट अ टेम्परेचर हायर बाय, तो मतलब डेल्टा टी बी इज ऑल्सो गिवन टू यू। इसमें भी मॉलिक्यूलर मास पूछा है एम बी, तो वो भी निकाला जा सकता है, उसका फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है हमने। इसके अंदर के बी पूछा है, देखिए तो के बी क्या है आपका, डेल्टा टी बी इंटू एम इंटू डब्ल्यू, उससे के बी भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो डेल्टा टी बी दिया है, मोलैलिटी दिया है, वेट सॉल्यूट सॉल्वेंट का, उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर सब दिया है तो हम लोग के बी निकाल सकते हैं। देन व्हाट दे आस्क हियर इन दिस, मोलैलिटी इज आस्क आई थिंक सो, क्या पूछा है, नहीं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी मिल जाएगा, उसका भी फॉर्मूला हमने देखा था, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए है ना, इंटू के एफ अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू 1000, वो वाला उससे आ जाएगा। फिर मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट टेक, मतलब के एफ दिया है आपको, मोलैलिटी दिया है, और उससे डेल्टा टी एफ निकालो, और उससे सॉल्यूशन का हम क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, आपको सॉल्वेंट का तो दिया नहीं रहेगा, बट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना पता है आपको, एक्वेस सॉल्यूशन है तो कितना है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, Yes, sir. और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बोलने का नहीं, वो आपको देंगे नहीं कभी, आपको पता है, ऐसा एज्यूम किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला सारा केन शुगर सॉल्यूशन ऑस्मोटिक, तो सिंपल क्वेश्चन से देखिए, नथिंग इज सम मेनी डिफिकल्ट पॉइंट इन दिस। गोल्डन की पॉइंट देखते हैं हम लोग, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज अप्रोक्सीमेटली एन अपॉन एन, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल बहुत कम है डायलूट सॉल्यूशन के लिए, वो इसके बराबर आ गया। रिलेटिव, ये क्या, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये हम इसमें देखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट को उधर लेके जाओ, बस हो गया। डेल्टा टी बी का भी फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा टी एफ ऑल्सो वी नो दिस, पाई इज इक्वल टू सी आर टी भी हमें पता है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीमर, इन सब का इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीमर या हेवी जो मॉलिक्यूल्स है उनका अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो उसके लिए बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यूज करके आप क्या कर सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट यूज करो, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट निकालो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है, समझ में आया सबको। फिर उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अल्सो, ठीक है, बिकॉज इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो टेम्परेचर चेंज इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए उसमें बायोमॉलिक्यूल का नेचर बदलेगा नहीं, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है, टेम्परेचर चेंज भी नहीं है, इसलिए क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट होगा वो, तो बायोमॉलिक्यूल का नेचर नहीं बदलेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा मोस्ट एक्यूरेट हमें इस मेथड से मिलेगा। बाकी मेथड में हम देखते कि उसका जो है चेंज थोड़ा बहुत होगा, इसलिए स्मॉल चेंजेस एक्यूरेटली कैलकुलेट करना मुश्किल होगा उसमें। अभी देखिए हम लोग इसके अंदर ये भी याद रखो, 0.91% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसके ऊपर भी पूछा जा चुका है, मैंने बोला दोनों भी। इंट्रावेनस थेरेपी भी पूछा है मैंने, इंट्रावेनस इंजेक्शंस नीड टू बी आइसोटोनिक विद ब्लड टू प्रिवेंट डैमेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया। मैग्नेटिक ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट विद द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का नेचर, क्योंकि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो नेचर के ऊपर डिपेंड होगा क्या वो, यस नहीं, नहीं, No, किसके sir. ऊपर डिपेंड होगा वो, नंबर नंबर के partic- ऊपर, यस नंबर ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूट मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल या सॉल्यूट पार्टिकल। Barkley and Hartley's method and funnel experiment are used to determine osmotic pressure। तो बस ये मेथड क्या है, उसमें क्या नहीं है, क्या करना है, वो कुछ लेना देना नहीं, आपको बस इसका नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन में आपको उसको रिजेक्ट करना होता है या बाकी किसी को सेलेक्ट करने के लिए वो आपको हेल्प करता है, तो यू शुड नो द नेम। बार्कली एंड हार्टली मेथड एंड फनेल एक्सपेरिमेंट किस लिए यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ उसके बारे में आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ये भी इसका भी नाम याद रखो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस यू यूज टू डिटरमाइन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसके ऊपर भी तो देखिए ये ऑप्शंस आपको इलिमिनेट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए ये पता होनी चाहिए नाम, इसलिए याद रखियो।
इसलिए उसको गोल्डन की पॉइंट में डाला गया है। ठीक है, तो गोल्डन की पॉइंट तो आपकी बाय हर्ट होनी चाहिए, नींद में से उठाया तो उठा के भी पूछा ना तो भी आपको आने चाहिए। गोल्डन की पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैंपर जो है बेस्ट सॉल्वेंट है, इसलिए मोलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, इसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यूज करके ही, क्योंकि केएफ उसका केएफ बहुत हाई है, तो ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी याद रखे। कैंपर बेस्ट सॉल्वेंट है कब, मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट करना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करके। और उसका रीजन क्या है वो भी याद रखो, क्योंकि कैंपर का केएफ बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी हाई। तो इतना चीजें क्लियर हो गई सबको, ये वाला गोल्डन की पॉइंट समझ में आए क्या सारे? Yes, sir. Yes, Yes. sir. या तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी देखिए ये सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन पर्पस क्या है, टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बट बाद में देखा गया ऐसा कि ये नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, देखते नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट थे उनका मॉलिक्यूलर वेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से कैलकुलेट कर रहे थे, तो कुछ केसेस में वो सही आ रहा था, कुछ केसेस में वो गलत भी आ रहा था। तो फिर अभी वो सोच में पड़ गई कि यार ये गलत क्यों आ रहा है, और अगर वो गलत आ रहा है तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ यूज ही नहीं है ना, क्योंकि उसका मेन इतना सारा ये सब कुछ किया था वो नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने के लिए। बट अगर वो उससे गलत आ रहा है तो कुछ क्या फायदा है उसका, है ना। तो उसके लिए फिर उन्होंने सोचा कि गलत आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसका रीजन जब ढूंढा उन्होंने तो उसके पीछे उनको रीजन क्या मिला, एक तो वो जो सॉल्यूट है उसका क्या होना चाहिए, डिसोसिएशन अगर होता है या एसोसिएशन होता है, उसकी वजह से क्या चेंज होगा मुझे बताइए, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की वजह से क्या चेंज होगा, बोलिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज होंगे, तो फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, बराबर है। यस Yes, sir. या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू अगर चेंज हो जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, फिर वो भी चेंज होना चाहिए, वो भी गलत आ जाएगा, वो सही आएगा नहीं, क्योंकि ये चेंज को कंसिडर ही नहीं करते हम लोग। तो वो जो अब तक फॉर्मूले देखे हमने सीआरटी उसमें वगैरह डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ कंसिडर करते हुए दिखा आपको, डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला एम इंटू के बी, उसमें कुछ है दिखा आपको कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन का कुछ कंडीशन था क्या उसमें? No, sir. नहीं। नहीं, ठीक है। तो अभी देखिए डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, बढ़ नंबर ऑफ जाएंगे। बढ़ बढ़ जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जनरली मॉलिक्यूलर वेट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। डिसोसिएशन होने से नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, उससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूलर वेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड का जितना आना चाहिए था उससे कम आएगा। उसमें एबनॉर्मेलिटी मतलब वो गलत आएगा, उसका वैल्यू जितना आना चाहिए था उतना नहीं होगा, उससे कम होगा अगर डिसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन हो रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, घटेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे, है ना, क्योंकि डायमर ट्राइमर फॉर्म होगा 2 से 1 3 से 1 वगैरह वगैरह। तो एसोसिएशन से नंबर ऑफ पार्टिकल जो है आपके घट रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेंगे तो घट कॉलिगेटिव जाएंगे। प्रॉपर्टी या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगी, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट उसका इंक्रीज होगा, मतलब जितना आना चाहिए था उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, बट हमें ज्यादा या कम चाहिए क्या, हमें मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको कम ज्यादा चाहिए क्या उससे, चाहिए कि चाहिए क्या हमको कम ज्यादा उससे, नहीं। नहीं, हमको जितना है उतना ही चाहिए। तो अभी उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये सारा कम ज्यादा ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है मॉलिक्यूलर मास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसकी वजह से आ रही है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, कोई कोई तो ऐसा करेक्शन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जिससे ये जो एबनॉर्मेलिटी या जो गलत आ रहा है मेरा मॉलिक्यूलर मास वो ना आए। ठीक है, और वो जो इस डिसोसिएशन एसोसिएशन की वजह से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, उस जो उसकी वजह से जो एबनॉर्मलिटी आ रही है उसको करेक्ट कर सके, ऐसा फैक्टर मुझे ढूंढना पड़ेगा। और उस फैक्टर को फिर क्या बोला गया बाद में, वैसा ढूंढ लिया साइंटिस्ट ने, हमको ढूंढने का जरूरत नहीं है,
ठीक है, और वो फैक्टर को नाम क्या दे दिया, वांट ऑफ फैक्टर। समझ में आया सबको, दैट इज वांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई। क्लियर, ठीक है। तो ये हमें किसके बारे में बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन इसमें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वांट ऑफ फैक्टर, आई इज इक्वल्स टू number of particles after dissociation or association upon number of particle before dissociation or association। सपोज एक मॉलिक्यूल से, एक NaCl से मुझे 2 आयन मिल गए, 2 पार्टिकल मिले, तो आई कितना रहेगा, पहला था कितना बिफोर डिसोसिएशन 1, डिसोसिएशन के बाद 2, तो आई कितना हो गया 2, है ना। ट्राइमर फॉर्म हो गया तो कितना रहेगा आई, बोलिए पहले कितने थे, ट्राइमर फॉर्म होने से पहले कितने थे पार्टिकल, 3, 3 का 1 बन गया, एसोसिएशन हो गया, इसका मतलब आई कितना हो गया 1/3। तो डिसोसिएशन के लिए आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन, जनरली आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एसोसिएशन के लिए आई इज लेस देन 1। और अगर कोई एसोसिएशन भी नहीं होता, डिसोसिएशन भी नहीं होता है कोई सॉलिड का, तो आई कितना होगा आपका 1 इक्वल टू 1। तो मतलब इसका मतलब एबनॉर्मलिटी नहीं, उससे एक्यूरेट आ जाएगा आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है, उससे कम भी नहीं आएगा, ज्यादा भी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है सबको, यस या तो आई के देखिए, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आई इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड। बट मॉलिक्यूलर मास में देखिए उल्टा है, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। क्यों ऐसा, क्योंकि हमने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास क्या है, दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वो उल्टा हो गया उधर। आई इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए आई इज इक्वल नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, डिसोसिएशन होगा तो आई इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। तो ये ग्लूकोज, यूरिया, शुगर वो डिसोसिएट होते नहीं है, तो आई तो 1 है उनके लिए। NaCl के Cl BaCl2 डिसोसिएट होते हैं। हमारा एसिटिक एसिड, फिर ये वाला देखते हैं बेंजीन, तो इसका नाम आई फॉरगॉट इट, व्हाट इज इट्स नेम, यस व्हाट इज इट्स नेम दिस कंपाउंड, ओके बेंजोइक एसिड, ओके। आई डजंट टीच ऑर्गेनिक इसलिए मेरा थोड़ा वीक है, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इट। सो बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड जो है आपका, बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, ये सारे क्या है उनका हम देखेंगे एसोसिएशन होगा, उसका क्या होगा एसोसिएशन होगा, तो उसके लिए आई विल बी लेस देन 1। तो अभी देखिए हम देख रहे हैं कि केस 1 डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट। तो अभी पहला अगर 100% डिसोसिएशन हो गया, सपोज क्या हो गया 100% डिसोसिएशन हो गया, तो फिर आई कितना रहेगा, सिंपल मैंने बता दिया आई कैसे मिलेगा, डिसोसिएशन 100% हो गया तो जितने एक से कितने मिलते हैं, एक NaCl से कितने मिले 2, CaCl2 से कितने मिलेंगे 3, ऐसा होगा 100% डिसोसिएशन है तो, ठीक है। और जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% डिसोसिएट होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होते हैं क्या, नहीं मतलब 1 मोल CaCl2 से 3 मोल पार्टिकल मिलेंगे क्या हमको, नहीं, उससे कम मिलेंगे, मतलब हाँ उससे कम मिलेंगे, इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना पड़ेगा उसका। तो उस केस में देखिए कैसे करना है। अभी सपोज मैं जनरल एक इक्वेशन ले लिया, AX/BY गिव्स मी, इसका देखिए इसका सफिक्स x है, मतलब इसका वैलेंस b का वैलेंस x है, और इसका सफिक्स y है, मतलब a का वैलेंस y है। तो इसलिए x AY प्लस y BX माइनस, तो मैंने बोला इनिशियली इसका 1 मोल था, ये तो अभी डिसोसिएट हुआ नहीं था, तो डिसोसिएशन में मैंने बोला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा, इसका कोएफिशिएंट x है तो x अल्फा, इसका y अल्फा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा y अल्फा। तो ये सारा अगर कर लिया हमने तो कितना आ गया हमारा 1 माइनस अल्फा x प्लस y, मतलब क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन से कितने पार्टिकल बने वो आपका n आ गया, ठीक है ना। या x प्लस वाई के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस x प्लस इंटू एक्स प्लस वाई अल्फा, ठीक है। तो या n अगर बोल देते उसको तो क्या आएगा n अल्फा। तो फिर अभी अल्फा अगर इसमें देखो ये हो गया, इसमें अगर अगेन अल्फा कॉमन निकाल लिया मैंने तो क्या आ जाएगा
I is equals to 1 plus n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो ये रिलेशन याद रखिए आप, ठीक है। अगर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर भी हमें पता है एसिटिक एसिड वीक है, तो भी उससे कितने आयन मिल सकते हैं? 2, एक एसिडेट आयन और H प्लस, तो इसलिए n का वैल्यू 2 रख देने का, 2 माइनस 1। और उसका बोला जो भी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दिया है वो अल्फा रहेगा, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर आई। समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes? sir. या ये क्या आ गया आपका वन टॉप फैक्टर व्हेन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज लेस देन 1। और अल्फा के देखो, अगर अल्फा 1 है, इस इक्वेशन में अल्फा 1 रख दिया तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका आई इज इक्वल्स टू 1। ये वाला आई इसके अंदर, सॉरी अल्फा 1 रख दिया हमने सपोज, ठीक है, अल्फा को 1 रख दिया इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस एन 1, है ना। तो प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या? सिर्फ एन, तो जो कि मैंने बताया ऑलरेडी आपको, तो आई इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो NaCl के लिए अगर अल्फा 100% है तो आई कितना है 2, K2SO4 के लिए 3, ऐसे हमें दिया है। ये K4 एपी, हम देखते कि हेक्सासाइनाइड फेरिक हेक्सासाइनाइड के लिए कितना है आपका वहाँ पे I5, पोटेशियम फेरिक हेक्सासाइनाइड उसके लिए कितना है आपका 5, क्योंकि 4 हमें कितने मिलेंगे देखिए टोटल, ये वाले 4 क्या मिलेंगे आपको? पोटेशियम आयन। अभी इसमें ऐसा मत करना, इसके अंदर देखिए, इसमें अभी इसकी 4 आयन, इसका 1 आयन और इसकी 6 आयन, ऐसा नहीं है, वो लिगैंड है, ठीक है ना। CN जो है साइनाइड उसमें लिगैंड है, तो उसका ये कॉम्प्लेक्स आयन से A आयन होगा और K पोटेशियम आयन सेपरेट होगा, तो 4K प्लस मिलेंगे आपको, और ये आयन मिलेगा जिसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? कितना चार्ज रहेगा उसके ऊपर? 4 4। माइनस। हाँ ऐसा। तो टोटल आयन कितने मिले? 4 और 1 5 ही मिले ही, ठीक है। तो उसमें केयरफुल रहना, तो 5-6 आयन मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तभी देखिए ये इससे हम लोगों को फिर इसमें डिग्री ऑफ, जिसमें 100 है तो आई कितना आएगा इसमें 5। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आयनाइजेशन अगर 50% है तो रख दो उधर 0.5, मतलब बाय 2 कर दो, तो 5 माइनस 1 4, 4/2 इज कितना? 2 प्लस 1 इज 3, आई 3 आ गया। एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए तो देखिए अभी एसोसिएशन के केस में क्या होगा, तो डिसोसिएशन समझ में आ गया सबको? डिसोसिएशन में आई कैसे कैलकुलेट करना है? इज इट क्लियर गाइज? यस। या इक्विलिब्रियम स्टाइल में हम टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं ना, वही आपका आई है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वही आपका किसका वैल्यू है? आई का, ठीक है। यस गाइस, समझ में आया? Yes, sir. या डिसोसिएशन के लिए वैसे कैलकुलेट करो। अभी इसमें देखो एसोसिएशन के लिए n पार्टिकल से एक बन गया, ठीक है। n नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएट होके वहां पे एक मॉलिक्यूल मेरा फॉर्म हो गया। तो अभी मैंने बोला इसका 1 0, इनिशियली 1 मोल था, अभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया? अल्फा बाई n, ठीक है। समझ में आ रहा है? n से एक बन रहा है, तो एक से कितना बनेगा? अल्फा बाई n बनेगा, बराबर है? समझ में आ रहा है? n से 1, तो हम देख रहे हैं अल्फा से कितना बनेगा, तो क्या आएगा आपका? अल्फा बाय n, इसलिए उधर अल्फा बाई n आ रहा है। इतना समझा? समझा क्या? यस एवरीवन? Yes, sir. या फिर टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल क्या आएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n कर लो, तो उसको दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आई 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और इनिशियली इसका तो एक ही मोल था तो इसलिए 1 से डिवाइड किया, तो वही आने वाला आपका आई कितना है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो ये हो गया आपका आई एसोसिएशन के लिए जब वो 100% नहीं है, और 100% है अल्फा तो क्या होगा? 1 बाई n माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 आ गया, डायरेक्ट सिर्फ 1 बाई n, जैसे मैंने बताया था कि अगर डायमर फॉर्म होगा तो 1/2, ट्राइमर फॉर्म होगा तो 1/3 एंड सो ऑन। होप सो, आई थिंक सो दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो बोलिए अभी किसी को कुछ डाउट है क्या इस चैप्टर में? एनी डाउट? बोलिए, इज देयर एनी डाउट? एजियोट्रॉप मिल गया है। एजियोट्रोप में, ओके, एजियोट्रोप में बोलिए क्या डाउट है?
जस्ट आई गो टू द एजियोट्रोप्स। बोलिए तब तक, आप डाउट क्या है बोलिए। समझ नहीं आया वो होता क्या है, मतलब क्या क्या, जोर से बोलिए। वो क्या होते हैं एजियोट्रॉप्स, ये नहीं पता चला, मतलब समझ नहीं आया। वो नहीं पता चला, ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए एजियोट्रोप क्या है मैं बताता हूँ। तो नॉन आइडियल जो सॉल्यूशंस है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो टाइप देखे थे हमने। कौन से दो टाइप देखे थे नॉन आइडियल? तो देखिए आइडियल सॉल्यूशन से अगर डेविएट हो जाता है आइडियल सॉल्यूशन से, हम देखते तो उससे नॉन आइडियल बिहेवियर जब शो करेगा तो दो टाइप का बिहेवियर शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन एंड निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा कि क्या होगा कि सारे प्रॉपर्टी आइडियल से ज्यादा होंगे, ठीक है, जनरली। और नेगेटिव उसका डिटेल देखा है तो उसके पॉजिटिव, ये नॉन आइडियल के लिए पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन बताने की जरूरत है क्या, कि वो समझ गया? वो समझ गया सर। हाँ ठीक है। तो फिर ये तो समझ गया आपको पॉजिटिव निगेटिव। तो अभी एजियोट्रोपिक मिक्सचर मतलब ऐसे बाइनरी मिक्सचर जिनको क्या किया हमने, दो सब्सटेंसेस को मिक्स करने के बाद हमने दोनों को अगर मिक्स कर दिया, दो लिक्विड है, दोनों भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड को अगर हमने मिक्स कर दिया तो वेपर फॉर्म उनका क्या होगा, सेम होगा। वेपर फॉर्म में उनका कंपोजिशन सेम होगा, मतलब उनका वोलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम है। तो देखो मैंने बताया था कल वाई ए इज इक्वल टू वाई बी। इसका मतलब क्या, देखिए अगर मुझे सॉल्टी वाटर है तो उसमें क्या करना है, मुझे सॉल्ट एंड वाटर को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं जनरली? यस, उसको हम क्या करेंगे, Evaporate. डिस्टिलेशन करेंगे उसका, है ना, डिस्टिलेशन करेंगे। वाटर इवापोरेट होके चला जाएगा और सॉल्ट उधर ही रहेगा। या अगर इंक है या दूध है, मिल्क का, अगर आपने अभी कोजागिरी पूर्णिमा हो गया, उसमें से वाटर कम करने के लिए क्या किया आपने, उसको उबालते रहे, उसमें से वाटर वेपर होके उड़ता गया और वो कंडेंस, आपका कंडेंस मिल्क फॉर्म हो गया, रबड़ी वगैरह जो भी जो बनता है आपका वो बन गया, है ना। तो उस केस में क्यों ऐसा, क्योंकि वाटर का जो वोलेटिलिटी वो ज्यादा था और बाकी जो कंपोनेंट थे उस सॉल्यूशन के वो वोलेटाइल नहीं थे या उनकी वोलेटिलिटी बहुत कम थी, इसलिए उनको वाटर के उससे निकाल पाए हम लोग। पर दोनों का वोलेटिलिटी इक्वल है तो क्या होगा, जो वेपर फॉर्म होंगे, तो आपको डिस्टिलेशन तो पता है ना, वेपर फॉर्म जो होंगे उन वेपर को बाहर जाने नहीं दिया जाता, उनको कलेक्ट करते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, कूलिंग करके उससे दूसरा सब्सटेंस मिलता है और जो नॉन वोलेटाइल था वो दूसरे कंटेनर में रहता है। तो अगर इनका वेपर फेज में इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल अमाउंट है, तो वो वेपर को कलेक्ट करेंगे तो फिर से हमें वही सॉल्यूशन मिलेगा, आधा सॉल्यूशन इधर था आधा उधर। बट उन दोनों सब्सटेंसेस के, दोनों लिक्विड को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो लिक्विड है उनको एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते हैं, जिनको रिपीटेड डिस्टिलेशन से भी हम लोग उनको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वेपर फेज में दोनों का जो अमाउंट है या मोल फ्रैक्शन है वो इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और उनके दो टाइप है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो मैंने बताया कि जब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे तो उसमें एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत कम होगा, तो उनको मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप बोलते हैं। और हमने देखा कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप क्या होंगे, तो निगेटिव डेविएशन में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसपे वेपर प्रेशर उसका बहुत कम होगा, मिनिमम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, इसलिए उसको मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप ऐसे बोलेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। या पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं राउट लॉ से, उनको दे आर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, ठीक है, एट स्पेसिफिक कंपोजिशन पे। जैसे इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो है, तो ठीक है, कैसे मिलता है हमें, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे सॉल्यूशन में अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 95.57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल होता है। तो देखिए शराब बनाते हैं, आपको पता है ना, वो वाला वैसे ही बनाते हो, उसको फर्मेंट किया जाता है पूरा, वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, वो सड़ा हुआ रहता है उसमें, सब कितने सारे कीड़े कीड़े सड़े हुए हैं पता नहीं, और लोग उसका ही मजा ले लेके पीते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ दे एंजॉय दैट इज लाइक पूरा इतना। देखो अगर आपके घर में कोई चीज 2-3 दिन 2-4 दिन का है, खाना रखा हुआ है, वो खाएंगे क्या दोबारा? वो खाते हैं क्या? आप कोई आप में से नहीं खाते ना, फेंक देते, उसका स्मेल आता है इतना गंदा। बट वो उसको महीनों तक सड़ाते हैं, उसको फर्मेंट करना मतलब क्या है, उसको वैसे ही सड़ा देते हैं उसको, और उसके बाद उसे शराब निकाल के उसमें कितने कीड़े आ गए, उसको क्रश करके उनका कितना जूस निकला पता नहीं, वो सब कुछ उसमें आ जाता है वो शराब में। लोगों को लगता है वाह कितना टेस्टी है ना, कितना अच्छा है।
बट वो फिल्टर किया हुआ रहता है, उनको थोड़ी ना पता कि उसके अंदर क्या क्या है। सो डोंट गो फॉर इट, ठीक है। आप में से तो कोई पीता नहीं होगा, बट आगे भी मत पीना, ठीक है। नहीं तो अपने पैसे देके मौत खरीदने के बराबर है वो। सो डोंट बी एडिक्ट, ठीक है। देखिए सॉल्यूशंस दैट शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, तो उसमें मैंने बताया दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रोप्स। तो ये एजियोट्रोप जो है अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड, 32% बाय वाटर। तो एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पे ही क्या होगा, दे विल एक्ट एज एजियोट्रोप्स, ठीक है। तो देखिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हमें दिया है कितना, 393.5 केल्विन। समझा एजियोट्रोप्स क्या है आपको? यस सर। Yes, any other doubt anyone else has in any other topic of this chapter? सर वैन टॉप फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार बताओ ना। ओके, वन टॉप फैक्टर बताता हूँ फिर से, ठीक है। देखिए तो वन टॉप फैक्टर मैंने सिंपल बताया कि क्या है आपको, 100% डिसोसिएशन है तो n एक से कितने डिसोसिएशन हो रहा है, तो एक से कितने पार्टिकल मिल रहे हैं, दैट इज योर वन टॉप फैक्टर। 100% डिसोसिएशन है तो, और 100% एसोसिएशन है तो एक से कितने मिल रहे हैं, 1/n, ठीक है। एग्जाम्पल से भी देखेंगे हम लोग। देखिए अगर मैंने बोला जस्ट मिनट, तो देखिए PbCl2 है, PbCl2 का डिसोसिएशन कैसे होगा बताइए आप। PbCl2 से क्या क्या मिलेगा हमें, बोलिए। लेड क्लोराइड से क्या मिलेगा हमें, Pb2 प्लस हाँ Cl माइनस हाँ, Pb2 प्लस एंड 2Cl माइनस, ठीक है। Pb2 प्लस एंड 2Cl माइनस 2Cl माइनस। तो मुझे एक PbCl2 से कितने मिले, 3 मिले, 3 आयन। तीन आयंस मिले। हाँ, एक मॉलिक्यूल से 3 पार्टिकल मिले, जो भी आयन हो कुछ भी हो जो भी रहेंगे वो 3 मिले, तो एक के 3 हो गए, तो इसका मतलब n का वैल्यू आपका हो गया 3। n का वैल्यू कितना हो गया, 3, बराबर है। 3 या और CH3COOH से सपोज डाइमर फॉर्म हो गया, इसका मतलब एक से कितने, एक इसके 2 के कितने बने, वो 2 से 1 फॉर्म हो गया, 2 से 1, तो एक से कितना, एक से कितना मिलेगा बोलो। हाँ, आप 2 से 1 मिल रहा है तो एक से कितना मिलेगा, आधा, तो ये n का वैल्यू हो गया, बराबर है। n समझ में आ गया क्या है तो, हाँ सर नंबर n, ऑफ आयंस है ना। हाँ कितने आयंस फॉर्म हुए, या सिंपल एक से कितने हुए, ठीक है। वो फॉर्म हुए, बढ़े या कम हुए वो मैटर नहीं करता, एक से कितने हुए। तो अगर डिसोसिएशन हुआ तो एक से कितने बने, एसोसिएशन हुआ तो कितने से एक बना, कितने से एक बना। एसोसिएशन में क्या, कितने से एक बना, 3 से बना, 2 से बना, जितने वैसा। तो 1/2 ये वाला, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो n = 3, इसमें n, अभी n कैसे कैलकुलेट करना है इतना क्लियर है क्या सब लोगों को, फिर आगे का बताता हूँ मैं। 100% डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा तो n ही आपका I रहेगा, तो इतना तक क्लियर है। हाँ सर। ओके आगे चलते हैं फिर। अभी देखो, तो मैं बोला कि मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सिंपल ये इक्वेशन कंसिडर करो। तो जैसे हम बोलते हैं इनिशियली 1 मोल है, ठीक है, और अभी डिसोसिएशन हुआ नहीं इसलिए 0 है। मैंने बोला इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा, तो 1 मोल से इसका x मोल मिलता है और y मोल मिलता है, तो अल्फा से कितना मिलेगा, x इंटू अल्फा एंड y इंटू अल्फा, बराबर है। हाँ सर। या तो ये x प्लस वाई किसका वैल्यू हो गया आपका, x प्लस वाई किसका वैल्यू हो गया, n का, वही तो टोटल बोला ना ये। नंबर ऑफ हाँ n उसी को, n तो बोला, n उसी को बोला है ना हमने, बराबर है। हाँ जैसे PbCl2 से क्या मिल रहा था, Pb2 प्लस एंड 2Cl माइनस, तो ये वाला कितना है, 1 और 2 3, तो वैसे x प्लस वाई, तो n का वैल्यू 3 था हमारा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n। अभी मुझे क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। तो अगर उसमें कर दिया सब मैंने, तो इसमें से अल्फा कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कॉमन निकाला x प्लस वाई, एंड x प्लस वाई क्या है आपका n, इसलिए 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। तो अभी इसमें अल्फा फिर से कॉमन निकाला तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है,
इज इक्वल टू 1 और अल्फा कॉमन निकाला तो इधर इधर बचेगा -1, इधर बचेगा +n, तो मतलब n-1, तो 1 प्लस अल्फा इंटू n-1. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वन टॉप फैक्टर अगर डिसोसिएशन 100% नहीं है तो 1 प्लस अल्फा इंटू n-1. इतना अभी डिसोसिएशन के लिए समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, ये एसोसिएशन के लिए देखते हैं हम लोग. देखो आगे तो n तो समझ में आया है, एसोसिएशन के लिए भी कैसे निकालना है. तो देखिए एसोसिएशन में n पार्टिकल क्या हो रहे हैं, एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बन रहा है आपका, n से एक बन रहा है. ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियली 1 मॉलिक्यूल था 0, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज अल्फा. तो टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितने, 1 माइनस अल्फा प्लस ये अल्फा बाय, देखिए n से एक बन रहा है तो मैं बोलूंगा एक से कितना बनता है. ठीक है, सॉरी या अल्फा से कितना बनता है बोलेंगे. ठीक है, अल्फा से, तो अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है ना, तो अल्फा से कितना बन रहा है वो मुझे पता करना है. तो देखिए n से एक, तो अल्फा से x कंसिडर कर लिया, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा फिर, अल्फा बाय n, इसलिए इधर अल्फा बाय n आ गया. इतना समझा? Yes, sir. Yes, sir. या टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, तो फिर इन दोनों को ऐड करो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, तो क्या हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, ये वाला हमें मिला टोटल. तो अभी n, अभी अल्फा n तो हमें पता है n कितना है, ये वाला n मतलब अभी देखो डायमर है तो 1/2, ट्राइमर है तो 1/3, एंड अगर 4 से एक बन रहा है तो 1/4 ऐसा. तो n वैल्यू रख दो इधर, अल्फा आपको दिया रहेगा, उससे आपको आई मिल जाएगा. क्लियर गाइस, इतना समझा? Yes. हाँ, अभी अभी एक पॉइंट में बोलना भूल गया. अभी ठीक है, आई तो मिल गया, बट ये आई का करना क्या है ना. तो क्या करना है आई का, हमारे जो सारे फॉर्मूलेज है, देखिए जिधर भी डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा होगा उसमें आपको फॉर्मूले मॉडिफाई करने पड़ेंगे अभी आपको. तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या था आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था ना, तो आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा ये रिलेटिव लोअरिंग को. फिर उसके बाद आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या था, के बी इंटू मोलैलिटी, इसको आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी करना पड़ेगा. ठीक है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या था आपका, के एफ इंटू मोलैलिटी, तो इसको आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी करना पड़ेगा. तो पाए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था आपका, सी आर टी, इसको आई इंटू सी आर टी करना पड़ेगा. तो देखो अगर आपको बताया है तो इसमें जनरली इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं. तो आपको पूछेंगे कि एक कुछ तो सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर ऑफ ए बी सी डी ऐसा कुछ तो बोला जाएगा. ठीक है, 4 सब्सटेंसेस दिए रहेंगे, आपको पूछेंगे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है इसमें से, तो किसका रहेगा, जिसका आई सबसे बड़ा रहेगा उसका हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर दिया. अगर उसका अल्फा नहीं दिया है, इसका मतलब अल्फा कितना है उसका, कितना है, जनरली बाय डिफॉल्ट 1 लेने का है, प्रोवाइडेड दैट, हाँ प्रोवाइडेड दैट वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो. ठीक है, और अगर देखो नहीं, अगर उन्होंने अल्फा भी नहीं दिया और उसमें से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसका तो सबसे कम होगा आए ये तीनों से, बराबर है ना, उसका डिसोसिएशन बहुत कम होगा जो स्ट्रॉन्ग से, तो इसलिए उसको कंसिडर है वो तो आएगा नहीं हाईएस्ट के लिए. अगर लोएस्ट पूछा तो फिर वही आंसर रहेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस? Yes, sir. या तो फिर आई का वैल्यू जिसका सबसे ज्यादा वो आपका आंसर रहेगा. कॉन्सेंट्रेशन अगर सबका इक्वल है तो, और अगर कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है और सेम टेम्परेचर बोल दिया तो पर आई इंटू सी का ये जो प्रोडक्ट है आई इंटू सी जिसका सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा. बराबर है? क्लियर? Yes, sir. या और रिलेटिव लोअरिंग भी ज्यादा कब रहेगा, आई जिसका ज्यादा रहेगा, इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आई ज्यादा रहेगा, ये आई जब ज्यादा रहेगा. और देखिए मॉलिक्यूलर वेट आई को क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट एंड आई क्या रहेंगे, वो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्या रहेंगे, क्यू
क्योंकि आई एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट और आई का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। याद रखिए, देखिए मॉलिक्यूलर वेट एंड आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट किसका रहेगा? जिसका आई सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, और तो और अब ये इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा किसके लिए रहेगी? जिसका आई सबसे हाईएस्ट रहेगा, उसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हाईएस्ट रहेगी। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes, sir. या तो ये इसमें आपका चीजें हो गया। और किसी को कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें? बोलिए, और कोई डाउट है किसी को? सर रिवर्स ऑस्मोसिस बताइए ना एक बार। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है बताता हूँ। देखिए 5 मिनट्स, तो अब भी और किसी को कुछ डाउट है तो क्या ना आस्क। रिवर्स ऑस्मोसिस में मैंने बताया कंडीशन क्या है। जनरली देखिए क्या होता है, अगर ऑस्मोसिस मतलब इधर सॉल्वेंट का फ्रेश वाटर है तो सिर्फ सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, और सॉल्ट वाटर है, इसका मतलब इसमें सॉल्ट भी है प्लस वाटर है, इसका मतलब इधर वाटर कम है इसके कंपैरिजन में, ठीक है, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट जिधर ज्यादा है उधर से, जिधर सॉल्वेंट कम है उधर, तो इधर फ्लो होगा ऑस्मोसिस। बट अभी मुझे क्या करना है? ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऐसा प्रेशर एक्सटर्नली मैं अप्लाई करूंगा जिससे ऑस्मोसिस नहीं होगा। जितना एक्सटर्नल प्रेशर मुझे एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा जिससे ऑस्मोसिस नहीं होगा, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। बट अगर ये पहला कंडीशन होगा, अगर ऐसा है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उधर नहीं जाएंगे। दूसरा कंडीशन मैंने बताया कि अगर पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, वो देखिए एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने लगाया बाहर से, वो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है तो क्या होगा? ये और सिर्फ ऑस्मोसिस रोकेगा ही नहीं, उल्टा क्या कर लेगा? वो रोकने तो वाला है ही, बट उसके ऊपर क्या करने वाला है? ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को इधर भेजने वाला है। सॉल्वेंट को, जो सॉल्ट वाटर है ना, उसमें से वाटर जो वाटर पार्टिकल्स है वो फ्रेश वाटर की तरफ जाएंगे और सॉल्ट इधर रहेगा। मतलब ये उल्टा, ऑस्मोसिस के उल्टा हो रहा है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट जिधर ज्यादा है उधर से कम सॉल्वेंट की तरफ जाता है। बट ऐसा अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उस केस में जिधर कम सॉल्वेंट है उधर से ज्यादा सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस के एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है, उसी को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। और तीसरा कंडीशन है पाई, अगर पाई इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, तो ऑस्मोसिस रुकने तो वाला नहीं है, बट ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ऑस्मोसिस विल बी स्लो डाउन। समझा? Yes, sir. ओके, एनी अदर डाउट? और अभी कितने मिनट है अपने पास? और 3 मिनट्स है। 3 मिनट्स मोर आर देयर विद अस। बोलिए, है किसी को कुछ डाउट? है क्या? बोलिए जल्दी। यस, नहीं नहीं है? ओके, देन आई विल सी सम प्रॉब्लम। आई एम सर्चिंग फॉर वन प्रॉब्लम, आई वांट टू टेक दैट प्रॉब्लम, तो आई विल टेक वन प्रॉब्लम उस टाइप का। देखते हैं। ये वाला भी है, देखिए ये वाला प्रॉब्लम देखिए। अभी इसमें आपको क्या किया है, देखिए इसके अंदर आपको बोला है इस केस में 1 मोल हेप्टेन, तो आपको इधर देखो मोल दिया है। जनरली बट क्या करते हैं बहुत सारे प्रॉब्लम, कभी कभी मोल देते, कभी कभी क्या दिया जाता है? मास दिया जाता है। तो मास देंगे तो आपको हेप्टेन का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करने से हेप्टेन के मोल निकाल लिया आपने, ठीक है। तो ऑक्टेन के मोल दिए, अगर उसका मास दिया है तो मोल कैसे निकालना है, यू नो दैट। और वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन दिया है, मतलब आपको क्या दिया है? पी नॉट हेप्टेन दिया है। क्या दिया है? पी नॉट हेप्टेन। हाउ मच इट इज? 92 mm ऑफ मर्क्यूरी। और पी नॉट ऑक्टेन कितना दिया है आपको? हाउ मच पी नॉट ऑक्टेन? 31 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो उस केस में आपको क्या करना है? अभी ये ऐसा देने के बाद आपको अगर बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो आपके तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या है? स्काई हेप्टेन इंटू पी नॉट हेप्टेन प्लस क्या आपको चाहिए? स्काई ऑक्टेन इंटू पी नॉट ऑक्टेन। ये आपको पूछा गया है।
तो आपको पी नॉट हेप्टेन पी नॉट ऑक्टेन तो दिया है, स्काई निकालना है, मतलब मोल फ्रैक्शन हेप्टेन और ऑक्टेन का। हेप्टेन के मोल 1, टोटल मोल 1 + 4 = 5, ठीक है। तो रख देंगे वैल्यू, इंटू कितना करेंगे 92, प्लस इसका मोल कितने टोटल 4/5, इंटू कितना करेंगे हम लोग 31। तो इन सब के कैलकुलेशन करेंगे, हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा। और कभी कभी ऐसा दिया जाता है और आपको क्या बोलते हैं, ये उतना उसके मोल देंगे, बोलेंगे इतना मोल था इतना मोल था, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना था। अभी अगर बोलते मैंने इसमें क्या कर दिया, ऑक्टेन का 1 मोल बढ़ा दिया, तो क्या होगा, तो फिर उस केस में क्या होगा बोलो। तो ऑक्टेन का 1 मोल बढ़ाने से क्या फर्क पड़ने वाला है, सिर्फ आपका मोल फ्रैक्शन बदलने वाला है। इधर क्या हो जाएगा 6 और इधर 5/6, तो उससे आपको कैलकुलेट करना है। समझ में आ रहा है सबको कैसे करना है इस टाइप के प्रॉब्लम्स को? यस सर। या एंड ये एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन याद रखो, वन एटमॉस्फेयर इज नथिंग बट आपका 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, या 760 टॉर एंड 1 mm ऑफ मर्क्यूरी आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल ओनली, इसलिए उनको सेम ही कंसिडर किया जाता है। टॉर एंड mm ऑफ मर्क्यूरी ऑलमोस्ट इक्वल है, इसलिए उनको सेम कंसिडर किया जाता है, उनमें कुछ फर्क कंसिडर नहीं किया जाता है। तो होप सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। तो ये चैप्टर सारा सबको क्लियर हो गया होगा, है ना? यस सर। Yes. ओके, देन विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, सो ऑल द बेस्ट। पिछले टेस्ट में कुछ लोगों को बहुत अच्छा आए, कुछ लोगों को नहीं आए, तो अगर आपने सॉल्विंग अच्छे से नहीं किया, फॉर्मूले अच्छे से बहुत अच्छे से लर्न नहीं किए, सॉल्विंग अगर प्रीवियस ईयर और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो आपको मार्क्स नहीं आने वाले थे। तो यू ओनली नो हाउ मच सॉल्विंग यू डिड। अगर आपने बहुत अच्छे से सॉल्विंग किया है अभी, या पहले किया हुआ था और अभी अच्छे से थ्योरी रिवाइज करके प्रॉपरली फॉर्मूले लर्न करते हुए आपने सोचा कि इस फॉर्मूले में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एटलीस्ट उतना आपने सोचा है, तो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे अगर पहले आपने सॉल्विंग किया है तो, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाट यू डिड। सो अगर आपने वो सब किया है, फिजिकल को बिना सॉल्विंग का आता नहीं, आप थ्योरी कितना भी अच्छे से पढ़ लो, बिना सॉल्विंग के, सिर्फ सॉल्विंग के ऊपर मार्क्स नहीं आने वाले। नहीं तो अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत इंटेलिजेंट है, आपने बहुत अच्छे से प्रीवियस ईयर पहले किया है, अच्छे से समझ के लिया है, थ्योरी भी अच्छे से किया, देन सम चांसेस में भी देयर, बट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस में गेट गुड मार्क्स विदाउट सॉल्विंग। जो अभी नहीं किया, पहले किया था थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर, तो अच्छे से किया था एटलीस्ट, बट सॉल्विंग के सिवा कुछ होप नहीं है। तो दोनों चाहिए, थ्योरी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर चाहिए, फॉर्मूले याद चाहिए, प्लस उसके साथ आपको सॉल्विंग भी अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।